क्या समझ में आ रहा है, माहौल कहाँ जा रहा है? आज अगर नीतीश नहीं रहते बीजेपी के साथ, अभी तक जितना फेज में चुनाव हुआ तो उसमें 1-2 सीट शायद बीजेपी जीत जाता है, बड़ी बात होगी। पूरी नौजवान पीढ़ी का या तो एजुकेशन के लेकर पलायन है, नहीं तो रोजगार को लेकर पलायन है। पलायन को केवल हम नकारात्मक दृष्टिकोण से ही क्यों देखते हैं? गाँव में नौजवान नहीं है, महिलाएं ज्यादा हैं बची हुई। बेटा और लोटा बाहरे चमकता है। जहाँ तीर है वहाँ महिलाओं का सबसे ज्यादा झुकाव है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, हर चीज बिकाऊ हो गया है, यहाँ तक कि वोट भी बिकाऊ हुआ है। 32 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का 4 सीट में अटक जाएगी। बिहार में अभी चुनाव से पहले अंडा खिला खिला के सबको फिट किए हुए हैं। बिहार में आप देखिए कि गठबंधन की राजनीति हो 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर आखिर एनडीए की क्या मजबूरी थी कि उनको वापस जोड़ा गया। देश की जनता चाह रही है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और देश में परिवर्तन हो। लोग बिहार को जो है चाहते हैं कि इसके बाद और आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं कि 2005 से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में पहुंच जाए। हाँ, सामने कोई नहीं है इसलिए भले मोदी को हम चुन सकते हैं। अगर महिला वोटर में टूट हुआ फिर 25-24 नहीं 35-36 जाएगा महागठबंधन। भाजपा के सपोर्टर है ना, वो भी ये बात कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात नाराजगी तो सही है, मान लिया कि नाराजगी है, वो नाराजगी बूथ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बात है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। इंडियन रिपब्लिक का चुनाव चल रहा है और लल्लन टॉप की टीम इस वक्त बिहार में है और बिहार के जिला में है, पटना में। अभी बिहार में 8 सीटों का चुनाव होना बाकी है आखिरी चरण में, और पटना और पाटलिपुत्रा, पटना शहर की 2 सीटें हैं, पाटलिपुत्रा और पटना। लेकिन हम मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में हैं, जो इस पटना का पहला मॉल कहेंगे ना, असली पहला मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर एक रिपब्लिक बैठता है, इसको कहते हैं पटना रिपब्लिक। नहीं, यहाँ पर यहाँ के बुद्धिजीवियों की बैठक होती है और दिन भर की चकल्लस पे चर्चा करते हैं। कोई कवि है, कोई व्यंजन पे किताब लिख चुका है, कुछ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसकी फहरिस्त है। मिलते रहेंगे लोगों से तो उनके पेशे के बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ हम चर्चा करने आए हैं चुनाव की, तो सबसे पहले पत्रकार से शुरुआत करेंगे। आपका नाम हुआ सर संतोष जी ना, सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी। अभी किस संस्था से जुड़े हुए हैं? अभी खुद अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हम लोग तो दौरा कर लिए, लगभग अब खत्म ही है सब कुछ, लग रहा आखिरी 3-4 दिन का मामला है। कितना क्या फीडबैक आपको अभी तक ग्राउंड से मिला है? 32 सीटों का चुनाव हो गया, क्या समझ में आ रहा है, माहौल कहाँ जा रहा है? देखिए, एक बात जो साफ दिख रहा है कि तमाम विरोध के बावजूद भी मोदी नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों लाए, वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई है यहाँ के लोगों को। बीजेपी के रैंक एंड फाइल के जितने लोग थे, अमित शाह से लेके जो इनके बिहार के जो और लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ हम चुनाव लड़ें। लेकिन हमें लगता है कि इस मामले में चुनाव लड़ने में और जो उनके पास डाटा जाता है, उसमें इस देश में मोदी सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतते हैं, एनालिसिस भी उनका बहुत परफेक्ट होता है। आज अगर नीतीश नहीं रहते बीजेपी के साथ, तो जो अभी तक जितना फेज में चुनाव हुआ तो उसमें 1-2 सीट शायद बीजेपी जीत जाता है, तो बड़ी बात होगी। इतना खराब माहौल था? इतना खराब माहौल है, और सिर्फ इतना ही नहीं है। मोदी जी 2 रात यहाँ रुके हैं और उसके बाद कल की सभा में एक बात गौर किए हुईगा, उन्होंने तो बोल दिया कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन फिर दोहराया कि नहीं, ये एनडीए की गारंटी है। तो उनको भी ये समझ में आ रहा है कि नीतीश की महत्ता क्या है, और चुनाव के बाद हम अगर नीतीश की बगैर हम बिहार सोचे तो हम कहाँ रहेंगे। इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि मैं भी बहुत जिलों में घूमा और बहुत इलाकों में घूमा। आप जब जातीय संरचना को समझते हैं, पॉकेट्स को समझते हैं कि किस पॉकेट में कहाँ कितना जुड़ेगा और कहाँ कितना घटेगा, आपको समझ में आ जाता है कि नीतीश और बीजेपी की दोस्ती क्यों बार बार टूटने के बाद हो जाती है। नहीं, देखिए, नीतीश का सिर्फ जात नहीं है। देखिए, इस देश में पहला ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने महिला को एम्पावरमेंट के रूप में सिर्फ योजनाओं के सहारे नहीं किया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसने पंचायत में भागीदारी देखी। जिस शुरुआती दौर में हुआ था ना, तो एमपी कहा जाता था, तो मुखिया पति, एसपी कहा जाता था, सरपंच पति। लेकिन अब ये भाषा आपको गांव में नहीं दिखा है। अब मुखिया कौन है उसका नाम बताएगी, बबीता देवी मुखिया है और सविता देवी सरपंच। अब वो चीज़ें चली गई। तो वो जो एक ये हुआ है, आप देखिए बिहार में भी वोटिंग पैटर्न को देखिएगा, तो अगर 10%, 12%, 15% का एज है
और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गौर करिएगा तो जहाँ तीर है वहाँ महिलाओं का सबसे ज़्यादा झुकाव है। इस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा कि बीजेपी के जहाँ उम्मीदवार हैं वहाँ 7% 8% ज़्यादा पोल हुआ है, और जहाँ जदयू के उम्मीदवार है इस फेज में भी सबसे ज़्यादा शिवहर में महिलाएं वोट की हैं, सबसे ज़्यादा सीवान में महिलाएं वोट की हैं। शिवहर में तो दोनों कैंडिडेट भी जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं दोनों महिला थी। इसलिए नहीं कि महिला है, देखिए इसलिए नहीं है, इससे पहले वाले फेज में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वहाँ सीतामढ़ी में हुआ, वहाँ महिलाएं वोट की हैं। तो आप ट्रेंड देखिए, सेकेंड फेज से जदयू फर्स्ट फेज में मतलब माइनस महिला वोट की है। बिहार के चुनावी इतिहास में पहली ये बात है कि फर्स्ट फेज में चारों सीट पे महिलाएं कम वोट की हैं पुरुष की तुलना में। लेकिन अब जैसे गया वाले फेज की कह रहे हैं, गया नवादा, औरंगाबाद वाली फेज की करें, लेकिन जैसे ही सेकंड फेज में आया नीतीश कुमार 5 कंस्टिट्यूंसी पाया, वो जो -1 था तो सीधे 6-7 पर पहुंच गया, और थर्ड फेज में आके वो 13 पर पहुंच गया। वो फिर जैसे ही बीजेपी का फेज आया खट के 8 पे आ गया। तो ये जो ट्रेंड है ना वो दिखा रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण के लोग पॉलिटिकली रूप से जो नीतीश कुमार ने जो किया, यहाँ देखिए कास्ट लाइन पे अगर बात करेंगे तो जितने पिछड़ी जातियाँ हैं उसको अपने सोशल इंजीनियरिंग से लालू यादव ने उसको तोड़ दिया है। जो यहाँ के दबंग पिछड़े हैं, चाहे कुशवाहा हो, चाहे यादव हो, चाहे सहनी हो, चाहे कुर्मी हो, हर जगह अपने अपने तरीके से उन्होंने अपना फोल्डर बनाया और टूटा है। लेकिन वहाँ भी जो महिला वोटर है वो महिला वोटर किसके साथ गया, खेल वही होगा, जिन वही होगा, जिन वही निकलेगा। अगर मान लीजिए वाकई में अगर महिलाएं वहाँ उस तरीके से टूट गई होंगी तब तो समझिए कि बीजेपी जदयू दोनों के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए सब कुछ महिला वोटर। अच्छा, एक लाइन में अगर फीडबैक लें, बोले कि क्या अभी तक एक लाइन का फीडबैक क्या है, किसको एज है? देखिए अभी तक हम औरंगाबाद से लेके वैशाली तक में 1000 महिला से बात की होंगे अमूमन, उसमें एक भी महिला हमको नहीं मिली जो नरेंद्र मोदी और नीतीश का नाम नरेंद्र मोदी, समझ गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं में नरेंद्र मोदी को लेकर जो है, तो हमने पूछा कि नीतीश कुमार, तो महिला इतनी स्मार्ट है जो वो कही कि नहीं, चुनाव तो अभी मोदी का है ना, नीतीश का इसके बाद आएगा, इसलिए हम मोदी की बात कर रहे हैं। जहाँ इस तरीके का जागरूकता हो। और एक और बात बता दें चलते चलते कि यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, एक बार जब पंचायत में वोट करने जाती है तो उसके पास 10 बैलेट पेपर रहता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, अलग अलग। और वो अनपढ़ महिला को पता है कि हमको पंचायत एक ही बूथ पर उसको अलग अलग बैलेट पेपर मिलता है, और उसको पता है कि हमको किसको कहाँ वोट करना है। इसलिए ये भी नहीं है, उसको पता है कि हमको किस तरीके की राजनीति करनी है, और ये समझदारी जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिख रही हैं इसके। समझदारी ज़बरदस्त दिख रही हैं। सर आपका पेशा हम भूल गए उस समय, बताए थे। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ कॉलेज में, पटना वुमेन्स कॉलेज। नाम क्या हुआ सर आपका? गौरव अरण्य नाम हुआ मेरा। गौरव अरण्य। गौरव जी, आप सामाजिक, क्योंकि आप तब हम आपसे आएंगे सामाजिक दिक्कतों की बात पर, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तरह तरह की बात होती है। हम लोग बाहर शहर से, दूर शहर से जब पटना को, बिहार को देखते हैं तो हम लोग सिर्फ एक चश्मा है कि यहाँ नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है? सिर्फ यही 3 मुद्दे समाज के तो नहीं है। नहीं, देखिए आप अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार के जो समस्या है वो फ्रॉम A to Z है। पलायन है, पलायन तो है ही, लेकिन पलायन के साथ साथ में क्या है, पलायन जब हम बोलते हैं तो हमें सरकार का ये मोटिव रहता है कि हम यहाँ पे नौकरी दें। लेकिन नौकरी के साथ साथ आप अगर कहते हैं ना कि जो सैलरी आप दे रहे हैं वो अगर उचित नहीं देंगे ना तो भी नहीं, पलायन नहीं रुकेगा। सैलरी भी उचित नहीं है तो पलायन, उचित नहीं, पलायन होगा। आप देख लीजिए कि यहाँ मजदूरी देंगे तो आप 300-350 रुपये, 400 रुपये देंगे, वही जाएंगे साउथ में जाएंगे तो उनको 1000 रुपये मिलेगा। तो आप यहाँ देंगे भी तो वो नहीं रुकेंगे वो। तो पलायन को रोकने के लिए केवल जॉब क्रिएट नहीं करना होगा, आपको एक अच्छी सैलरी यहाँ देनी पड़ेगी, अच्छा इनकम देना होगा, तभी पलायन रुकेगा। लेकिन जो इशू है वो केवल नौकरी तक नहीं है। आप यहाँ हेल्थ में जाइए, आप पटना के PMCH चले जाइए, NMCH चले जाइए, आप देख लीजिए वहाँ की क्या सर्विस है, किस तरह का इमरजेंसी वार्ड किस तरह फंक्शन कर रहा है। बारिश होता है तो पानी भर जाता है वार्ड्स में। तो हेल्थ का है, एजुकेशन भी अपने बुरी स्थिति में है। जो पहले जो सरकारी स्कूल्स जो अच्छे पोजीशन में थे, अभी वो उस पोजीशन में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो शिक्षा का भी क्षेत्र है जिस पे बहुत पीछे गया है बिहार।
बहुत पीछे गया है। जो जिनको पढ़ना है वो एजुकेशन में बहुत माइग्रेशन हो रहा है बिहार में, आप अगर देखेंगे तो एजुकेशन में भी माइग्रेशन है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। एजुकेशन में बहुत माइग्रेशन है, हेल्थ के लिए भी माइग्रेशन, दिल्ली और बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है। तो इश्यूज तो सारे हैं। अब ये है कि अब इस पे लेकिन बात नहीं होती इलेक्शन, समस्या ये है कि इस पे इलेक्शन पे बात नहीं होती। बहुत सही बात कही आपने कि पलायन सिर्फ नौकरी का नहीं है, शिक्षा का भी पलायन है, हेल्थ का भी पलायन है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो बेसिक मूलभूत सुविधा जो यहाँ पूरी तरह से नहीं उपलब्ध है, हम उसके लिए पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं, बिल्कुल पलायन कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए अगर हम सक्षम हैं तो हम पलायन कर रहे हैं। गांव से शहर में पलायन कर रहे हैं और शहर में नहीं तो हम दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। तो पलायन तो कर रहे हैं, ये बहुत ही नेचुरल है। हर चीज़ के लिए पलायन कर रहे हैं हम लोग। आपने व्यंजन पे काम किया है, तो लड्डू कौन खा रहा है 4 तारीख को? देखिए, लड्डू कौन खा रहा है तो मुझे लगता है कि 4 तारीख पे ही छोड़ देना चाहिए। 4 तारीख पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं गौरव जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप मगध इलाके में हैं अभी। पलायन को केवल हम नकारात्मक दृष्टिकोण से ही क्यों देखते हैं? एक मगही में कहावत है कि बेटा और लोटा बाहरे चमकता है। बेटा और लोटा बाहरे चमकता है। बाहरे चमकता है। अच्छा। मतलब ये वह दौर था जब कहते हैं कि बेटा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हो, नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, तो बाहर जाएगा तो मांझा जाएगा वो। जैसे लोटा, जब खुले में शौच की परंपरा थी तो लोटा लेके लोग जाते थे तो मांझ के खूब अच्छे तरीके से चमका करके लाते थे। तो पलायन को सिर्फ उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है पलायन के बाद की जो स्थिति है, जो पलायन यहाँ से कर जाते हैं, वो किस दृष्टिकोण से यहाँ पे आते हैं। क्या वो अपना कंधा लगाते हैं यहाँ पे कि केवल आलोचना करते हैं बैठ करके दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, कहीं भी? सवाल इस बात का है। और जहाँ तक व्यंजनों की बात आपने कही है, तो बिहार के व्यंजनों का इतिहास तो बहुत पुराना है। ये वो मगध साम्राज्य की धरती है जहाँ पे बुद्ध जब आए तो उनको सुजाता ने खीर खिलाई थी यहीं पे, और उस खीर को खा करके उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो जो पहला मिष्ठान भी कहा जाता है कि मीठे में पहला अन्न डाल करके जो मीठा बनाया गया, वो पहला मिष्ठान खीर हुआ। और वही खीर कौन खाएगा, ये देखने वाली बात होगी। खीर कौन खाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हम चलते हैं, हमारे एक साथी हैं अनीश जी ने। अनीश जी, आप बहुत बढ़िया इस रिपब्लिक के बारे में बता रहे थे। शुरुआत में तो चर्चा हो गई, लेकिन इस रिपब्लिक के बारे में भी थोड़ा समझाइए, ये कैसे बना पटना रिपब्लिक? ये देखिए, रिपब्लिक कहते हैं मॉडर्न, बहुत आधुनिक शब्दावली है। और आधुनिक कहते हैं कि जो हमारा प्री मॉडर्न जो हमारी पहचान है जाति को लेके, धर्म को लेके, उससे आगे आके एक मनुष्य होने का, एक नागरिक होने की जो पहचान है, तो ये इस रिपब्लिक की पहचान है। इसमें आपको लेखक हैं, पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, रंगकर्मी हैं, कवि हैं, वकील हैं, हर पेशे के लोग हैं, हर विचार के। अब ये मौर्य लोक में यहाँ पर एक साहित्यकार रहा करते थे और यहाँ पर एक किताब की दुकान थी और खाने पीने की दुकान थी। वो जो खाने पीने की दुकान चलाते हैं बबलू जी हैं यहाँ पर। तो बाद में किताब की दुकान तब्दील हो गई कबाब की दुकान में। अच्छा। और लेकिन उस किताब की दुकान ने हम लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया। हम लोग पत्रिकाएं खरीदने आते थे, कुछ अखबार लेने आते थे, हिंदू वगैरह, कुछ किताबें हैं, तो ये एक अड्डा उसका है। धीरे धीरे ये लगभग मेरे ख्याल से 2 दशक तो हो ही गया होगा, 15 साल 16 साल से तो ज़रूर है। और इसमें हर बार जो भी आजकल अब इस पर लिखा जाता है, जो भी पटना पर इधर 2-3 किताबें आई हैं, तो उसमें इस रिपब्लिक के बारे में लिखा जाता है। और चुनावों में यहाँ जो भी बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हो या फिर यहाँ का, बिहार का भी सब बाहर है, तो यहाँ एक बार हवा मापने का, तो वही काम हम भी करने आए हैं। तो आते हैं हवा मापने पे। क्या चल रही है यहाँ? तो हवा चल रही है। काराकाट में नहीं चल रही थी जहाँ से हम आए हैं, वहाँ बहुत गर्मी थी, पर यहाँ थोड़ी बहुत हवा चल रही है। तो किसकी चल रही है हवा? हवा जो अब तक चुनाव जो शुरू हुआ था, तो लग रहा था कि शुरुआत में कि एनडीए आगे है, लेकिन अब एनडीए के खिलाफ, इंडिया गठबंधन मतलब एनडीए के खिलाफ आंधी चल रही है। आपको लगता है आंधी चल रही है? आंधी चल रही, इतना एंगर है नीचे। मैं अभी हाल में बेगूसराय से जब आ रहा था, तो पूरा ट्रेन एक स्वर से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको विशेषण लगा के, बिहार में विशेषण लगा के कैसे बात की जाती है। एक आदमी, आपको मोहल्ले में चले जाइए, एक आदमी मोदी के पक्ष में बोलने वाला नहीं मिलेगा। और एक ग्राउंड लेवल पर एंगर है। और एंगर किस लिए है? ये सरकार कोशिश कर रही थी कि भाई जाति और धर्म का जो उसका पुराना भारत में अंग्रेज़ों के समय से जो तरीका चल रहा था, लेकिन जो जीवन के जो मसाइल हैं, रोजी रोटी का मसला है, महंगाई है, बेरोजगार, उसने इतना त्रस्त कर रखा है कि जाति और धर्म की बाड़ों को, दीवारों को उसने लगभग ध्वस्त कर दिया है।
और ये आपको अगर मतलब वो सीधे सीधे अगर जनता अगर कहें कि चुनाव ये अगर जनता को सही अगर उसका वोट अगर ठीक से जा रहा हो तो ये इनको बहुत बड़ी कीमत अदा कर, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे उत्तर भारत का मेरे ख्याल से यही दृश्य है। अगर कहिए कि लड़ाई क्या है, क्यों ऐसा है, तो एक तरफ है शाइनिंग इंडिया जिसके सबसे बड़े अलंबरदार हैं मोदी जी, दूसरी तरफ सफरिंग इंडिया, एक तरफ चमकता भारत है, दूसरी तरफ तड़पता भारत है। तो बिहार उस तड़पते भारत की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला है और ये चुनाव, ये आंधी उसी तड़पते भारत की है। मैं इसमें दूसरा पक्ष जानना चाहता हूँ। एक है कि आपने कहा कि एक सत्ता में जो बैठी पार्टी है या गठबंधन है उसके खिलाफ एक एंगर है, ऐसा भी हो सकता है कि उस एंगर के खिलाफ वोट हो या फिर एक प्रो वोट भी होता है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में और यहाँ पर तेजस्वी जी के चेहरे पर क्या उसके लिए पॉजिटिव वोट है बस ग्राउंड पे? देखिए, ये इसको राहुल गांधी और तेजस्वी के सीमित दायरे में नहीं देखना चाहिए। ये 10 सालों का जो पूरा शासन है वो पूरे देश के साथ ध्वंस किया गया है, खास करके नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए के नेतृत्व में। तो अगर आप देखिए 19 में ये सरकार आई, इतना बड़ा मास मूवमेंट आज़ाद भारत में मुस्लिम महिलाओं का CA/NRC के खिलाफ हुआ, वैसा आपको पिछले 50 साल में किसान आंदोलन, उतना बड़ा कोई आंदोलन, 2 बड़े आंदोलन के बाद भी कोई सरकार सरवाइव कर जाए, कोई चमत्कार ही उसको बचा सकती है। 77 मूवमेंट जैसा 2 बड़ा मूवमेंट ये देश देखा। किसान आंदोलन कोई सामान्य नहीं था, वो भारत की धड़कन थी। और जो किसानों का देश है उसने एक संसद से पास कानून को गैर संसदीय संघर्ष के माध्यम से कितनी शहादत हुई, कितने लोग मारे गए। वैसे ही आप देखिए कि CA/NRC के खिलाफ पटना का कौन चौक चौराहा, भारत को उत्तर भारत का कौन एक ऐसा समूह जो घर के पर्दे में बुरके में रहता था वो आया। तो ये जो ग्रैंड अलायंस है, और सबसे बड़ी बात इस चुनाव की है कि क्लास का क्वेश्चन उभर रहा है। क्लास का क्वेश्चन मतलब वर्ग का सवाल। देखिए कि अमीरी गरीबी का सवाल, देखिए एक ही जात के भीतर जो उसका अपर सेक्शन है, जो थोड़ा संपन्न तबका है वो मोदी के साथ है, और जो थोड़ा सा मतलब कमज़ोर तबका है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, उसको फ़ायदा नहीं, वो मोदी के खिलाफ है। तो क्लास डिवीजन हालांकि थोड़ा बहुत संकेत उसके मिल रहे हैं, कहे कि ये नहीं कहें कि बहुत ही वो ध्रुवीकरण हो गया क्लास क्वेश्चन पर, लेकिन उसके अर्ली संकेत आने वाले हैं। कोई भी सरकार आएगी, ये अच्छा है कि ये सरकार चली जाए, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग, जो पूंजीपति लोग इनको ला रहे हैं, अच्छा है वो अगर ये रह गई तो पूंजीपतियों को, पूंजीवाद को ज़्यादा बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी सरकार के रहने से। पूंजीवाद को हालांकि मैं आपने बोला कि क्लास डिवीजन है, उसके संकेत है। ऐसा नहीं कि बल्कि कहें कि वो उभर चुका है, हाँ। लेकिन उसके शुरुआती संकेत दिखने शुरू हो गए। हालांकि इसको कुछ सरकारी परियोजनाओं पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको एड्रेस करने की कोशिश लगातार होती रहती है। उन्हें एहसास इस बात का है कि देश की बड़ी आबादी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है, वंचित है। तो इसलिए मुफ्त की अनाज वाली जैसी सुविधा लाई जाती है, उसके लिए पुश किया जाता है। मुफ्त अनाज वाली सुविधा है। फिर दूसरा, आप जैसे पानी वाली योजना को आप ले लीजिए, आपको लगता है कि पानी वाली, हम शहर में रहते हैं, हमें पानी आसानी से उपलब्ध है, हमें नहीं समझ में आता कि कितना मुश्किल है पानी, पर गांव देहात में आप जाइए तो नल जल योजना को देखकर समझ में आता है कि उसी मूलभूत सुविधा के लिए कल को जिससे एंगर पैदा हो सकता है, सरकार उसको एड्रेस करने की भी कोशिश कर रही है। कोशिश संदीप जी कर रही है, लेकिन तपती रेगिस्तान में कुछ बूम डाल देने से आपका कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, मैं एक इलाके में था, वो अपर कास्ट ब्राह्मणों का, भाजपा के सपोर्टर्स का गांव था, तो उसने कहा कि देखिए 6,000 रुपया देती है सरकार। किसानों बोला कि 6,000 तो एक हाथ से देती है, दूसरे से 32,000 खींच लेती है। इतने बड़ा संकट है ना कि उसमें ये 5 किलो अनाज ये सब कुछ नहीं करना पड़े। एक बार आप बीमार पड़ेंगे ना तो पूरी संपत्ति बिक जाती है, पूरी आपकी जीवन भर की कमाई समाप्त हो जाती है। एक और बात देखिए महिलाओं के बारे में भी, आप इसी पटना ने बिगेस्ट महिलाओं का मोबिलाइजेशन देखा। 3 दिनों तक पटना शहर को घेर के रखा ये आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने, जिनको मात्र दिन भर काम करने का कितना पैसा मिलता है, 1,000 रुपया मिलता है, 1,500 मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो महिलाएं इतनी आसानी से जाने देंगी, इतना सब कुछ छोड़ देंगी? आपका अपना विश्लेषण है इसका, इस पे हम लोग बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? चंद्रभूषण भट्ट मेरा नाम हुआ। चंद्रभूषण जी, क्या करते हैं आप, किस पेशे से जुड़े हुए हैं? हम
पत्रकारिता के साथ साथ अनाज का अपना एक बिजनेस है, तो अनाज का अपना business? पॉलिश ग्रेन्स का, तो उस पे हम काम, हाँ उस पे हम काम कर रहे हैं। अनाज ना बोलिए। अनाज, अच्छा ठीक हाँ है। दोनों है, दोनों साथ में। पत्रकार कभी मरते नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं जीवित ही रहते नहीं हैं। वही बात है ना, जब पत्रकार कभी मरते नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात बोले भाई साहब। पत्रकार व्यापारी हो गया सब पत्रकार। पत्रकार पत्रकारिता जो है ना, अगर व्यापारी नहीं होगा तो पत्रकारिता के उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके भी तो सब कुछ है ना। अगर एक उद्योगपति के है तो उसके भी सब कुछ है, उनको भी घर परिवार चलाना है। ठीक है, वो बात तो सही है। ये निजी चर्चा है, आपस में हम लोग बात करेंगे इस बारे में। तो ये हम लोग ये पूछ रहे थे अनाज वाली, इन्होंने कई चीज़ें बोली, इसमें हम अब अनाज से जुड़े हुए हैं आप, तो हम किसानों वाली समस्या को समझ रहे हैं कि उसका हम कितना इम्पैक्ट उम्मीद करें कि पूरे बिहार में पड़ा होगा किसानों की समस्या का। देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, और ऐसे में हम जिस जिले से जाते हैं वो रोहतास का इलाका है। रोहतास जो इलाका है वो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे जो इलाके में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, उसको एड्रेस सरकार ने अभी तक नहीं कर पाया है इन 10 सालों में। हाँ, सामने कोई नहीं है इसलिए भले मोदी को हम चुन सकते हैं, लेकिन जो एड्रेस होनी चाहिए उस समस्या का हल नहीं निकला है, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। हमारा धान का जो कटोरा है, वहाँ पे 2 प्रसिद्ध चावल होते हैं, एक सोनाचूर और दूसरा गोविंद भोग। ये दोनों चावल का अगर जीआई टैग दे दिया जाए तो ये देश नहीं मतलब विदेश में इसकी सप्लाई और इसकी जो अपना एक नेचुरल जो खुशबू है, जो किसी इलाके का धान में और चावल में नहीं है, वो मिल सकती है और बड़े पैमाने पर इसको फैलाया जा सकता है। अभी मिलेट्स वर्ष और ऋषभ श्री अन्न योजना की बात चल रही है, मोदी जी उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। अगर इन सभी चीज़ों को भी दे दिया जाए तो एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शुगर और गैस की जो चर्चा घर घर में आजकल फैल गई है, जो हर किसी के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, उसमें एक ये भी कारण है कि हम पॉलिश्ड अनाज खा रहे हैं, उसके कारण मेजर प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे तो बहुत ही, पूरा इलाका जो फर्टाइल है उसमें हम इसको पैदावार को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ नहर तो लगती है, रेट मलगुजारी हम लोग देते हैं, समय पे पानी नहीं आती है, तो हम लोग को डबल खर्चा पड़ जाता है। अब पंपी सेट चला के धान रोपते हैं, पता चले ऊपर से मौसम साथ ना दे तो वो भी चला जाता है। तो इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार भी, हालांकि ये लोकल समस्या है, बिहार की सरकार भी इसको हल कर सकती है, लेकिन इस पर किसी ने हल किया। दूसरा हमारा जो इलाका है, डालमिया नगर का जो इलाका है, हम गए, हमने वीडियो किया, में भी आए होंगे, देखे काराकाट होप का चुना है। वहाँ पर लोग सोचते हैं कि कोई नया कैंडिडेट आए और उसको चुनना चाह रहे हैं। अगर पवन सिंह के वहाँ अभी आप हो क्या है, आप काराकाट से 5 घंटे हम दूर आ गए, पर पवन सिंह को आप ढूंढ लाए। हाँ एकदम, इसलिए ढूंढ लाया कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जो जाकर भागे उसके बाद लौट के नहीं गए, उनके प्रति लोगों की नाराजगी आज भी है, क्योंकि वहाँ कोई अस्थायी नेता नहीं है। आर.के. सिंह जी एक ट्रेन को आरा में पीरों में रुकवा देते हैं, लेकिन जो पूरा इलाका है वो आर्थिक इलाका है, एक विक्रमगंज में ट्रेन नहीं रुक पाती है। तत्कालीन जो रेल मंत्री थे लालू जी के बाद से रेलवे का विकास विक्रमगंज इलाके में, सासाराम इलाके में नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों को एड्रेस कौन करेगा? कोई ना कोई हमारा सांसद चाहिए ना। तो अगर पवन सिंह की तरफ युवा भाग रहे हैं या लोग भाग रहे हैं तो उसका एक कारण है कि वहाँ से कोई वैसा पॉलिटिशियन अभी तक नहीं मिला है। साथ ही उस इलाके में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अगर स्वास्थ्य की समस्या हो जाए तो कोई बड़ा शिक्षा का केंद्र नहीं है जहाँ पे बच्चे अपने, जबकि शिक्षा में साक्षरता में नंबर 1 है रोहतास जिला पढ़ने लिखने के मामले में। अपने टैलेंट के बदौलत तो नौकरी घर घर ले रहा है, और हमारा फसल तो ही है, 1 बीघा खेत भी है तो हम आराम से ठाठ से जीते हैं। हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उसको तो एड्रेस करनी पड़ेगी ना, वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई। आपने किसानों के मुद्दे पे कहा, सर आपका नाम क्या हुआ? अरविंद शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट में है। आप अधिवक्ता हैं। केस कुछ कम हुआ पटना हाई कोर्ट में? केस क्या कम होगा, केस तो कम नहीं हुआ है, तो बढ़ ही रहा है दिनों दिन। सबसे बड़ी बात है कि अनिश भाई ने जो बातें की, तो चीज़ों को समग्रता में देखने की ज़रूरत है, और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर सरकार का कहीं कोई उस तरह का माने विकास नहीं है। और करप्शन जो है, सारी समस्या के जड़ में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। हर चीज़ बिकाऊ हो गया है, यहाँ तक कि कोर्ट भी बिकाऊ हुआ है। वही मैं आने वाला था कि जुडिशियरी में भी करप्शन के कई आरोप लगते हैं। आरोप हैं, वो वास्तव में हम लोग माने अंदर से देखे हैं हम लोग, खासकर जो है निचली अदालत का तो कहना ही क्या है। तो ये सब बातों है, तो सवाल है, हम लोग टोटलिटी में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, यही से गौर हो रहा है। और इस चुनाव में जाति धर्म जो मूल मुद्दा है वो छूटते चल जा रहा है।
प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो लगता है कहीं कहीं से भी मैंने वो नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। चीज़ों को समग्रता से दिखना चाहिए, ये सब मुद्दा है। और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके चलते सारा विकास, आज शिक्षा कितना महंगा हो गया, हर जगह प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में जाइए तो अभी देखिए कि घटना हाल ही में गुजरात में घटना हुई है, मेजर घटना हुई है। यही पटने में आगलगी घटना हुई, फायर का जो नॉर्म्स होना चाहिए कहीं जांच नहीं हो रहा है। पैसे लोग जो है अपना लाइसेंस दे रहे हैं। पर ये तो देखिए, इस पे नजर तो केंद्र सरकार तो इस पे नजर नहीं रख सकती ना। दूसरी बात आप सोचिए, 80 करोड़ को आप चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। हम भी खेती से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव में अगर जो अनाज लोग ले रहे हैं उसमें 80% जो है जिनका माने 10 बीघा जमीन है वो अनाज उस कार्ड बनाए हुए हैं। सक्षम लोगों को भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सही सर्वे कर करके, और जो नीडी है, चूँकि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से हम जुड़े रहे हैं, बहुत सारा सोच हम किए हैं, तो ये समस्या है। आप तो ट्रिलियन की बात करते हैं कि 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन, पर कैपिटा इनकम क्या है आप देख लीजिए लोगों को, कर्जा कितना है, महंगाई कितनी चीज़ों पर बढ़ी है, और कंपनियां कितनी चोरी कर रही हैं, आप देखने लायक है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे आते इधर आते थोड़ा सा हम लोग एक पाले में बहुत ज़्यादा बैटिंग कर लिए, थोड़ा वहाँ बहुत विरोध है, लेकिन वाकई में सर आपका नाम? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत भाई, उधर तो विरोध है काफ़ी। उन्होंने कहा कि मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं कि एक अंडर करंट है। हम अब चुनाव पे फोकस्ड होकर थोड़ी बातचीत को लाते हैं कि एक अंडर करंट है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। विरोध इतने दिनों से चल रहे शासन से एक परेशानी हो रही है, हर लेवल पे अलग अलग किस्म के आंदोलन देखे हैं देश ने, और उसका इम्पैक्ट आपको नतीजों में दिखेगा, है क्या ऐसा? भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 साल से सत्ता में बैठी है और वो नारा दिया करती थी, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन इस देश के युवाओं का कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इस देश के युवाओं ने तय कर चुका है कि इस बार परिवर्तन होगा और देश में अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। बिहार में 32 लोकसभा का चुनाव हो गया, 32 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का 4 सीट में अटक जाएगी। और बक्सर, हम बक्सर से रहने वाले हैं, वहाँ पर देखिएगा हार जाएगी, आरा से हार जाएगी, सासाराम से, तमाम जगह से भाजपा हारने जा रही है इस बार। और लोगों में नाराज़गी है। 2014 में हम जैसे युवा चिल्लाते थे ना मोदी मोदी, गली गली में मोदी मोदी, लेकिन इस बार युवा क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्योंकि जो उम्मीद था मोदी सरकार से, भाजपा से, वो उम्मीद टूट चुका है। और इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और राहुल गांधी, जो इतनी ठंडी में टी शर्ट पहन के पूरे देश घूमते हैं, आज़ादी के बाद वैसे कम नेता मिले हैं हम लोग को कि जो 1,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसलिए इस देश की जनता चाह रही है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और देश में परिवर्तन हो। यही देश की जनता चाह रही है। देश की जनता परिवर्तन की बात कर रही है। आप साहित्य से जुड़े हुए हैं? व्यापार से। आप पोएट हैं? नहीं, हम स्टूडेंट लीडर थे पटना यूनिवर्सिटी। इतना ठंडा लगा उनको यहाँ की चर्चा? अच्छा, चलिए ठीक है। आप सर, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपके पास तो आपका इंटरेक्शन अलग अलग इलाकों के लोगों से होता होगा, बिहार के, ऐसा है? किस तरह का फीडबैक मिलता है, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, पहले वाला माहौल नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अंदर में। हम व्यापार से हैं, हम छोटे व्यापारी हैं। हमारा काम जो था वो CSR आप जानते हैं ना, तो CSR के अंदर था, खाने पिलाने का काम था, स्किल का काम था, एक कॉरपोरेट का। 2020 तक, पेंडेमिक तक वो चल रहा था। मेरे टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होते थे। लेकिन 2020 के बाद क्या, ये पेंडेमिक के बाद हुआ क्या कि CSR के फंड को प्रधानमंत्री राहत को किसी में डालने के बाद भी वो CSR काउंट होने लगा। तो अब जो ये कॉरपोरेट है उसने स्किल पे बजट कम कर दिया। अब कम कर दिया, वो जो गरीब अंडर प्रिविलेज बच्चे जिसको पढ़ाया जा रहा था, स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो नौकरी कर रहे थे, खूब उसमें काम मिल रहा था लोगों को, वो सारा ख़त्म हो गया।
अब उनको हॉस्टल नहीं दिया जाता है, अब उनको खाना नहीं दिया जाता है, अब उनको कपड़ा नहीं दिया जाता है। क्लासरूम है, वहाँ आइए, पढ़िए, जाइए अपने खर्चे पे। तो वो सारा चीज़ उनका तो वो ख़त्म हुआ ही, हमारा भी व्यापार ख़त्म हो गया। आपका भी व्यापार ख़त्म हो गया। शिकायतें बहुत हैं सर आपके पास। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? गालिब कलीम मेरा नाम हुआ। गालिब कलीम, कुछ शुरू शेरो शायरी से शुरू होगी राइट। गालिब भाई, इसको ना थोड़ा सा, चुनाव होते हैं मुद्दों पे, पर इस देश में चुनाव चेहरे पे लड़े जा रहे हैं। पिछले 15-20 साल से तो ऐसा ही हो रहा है कि चेहरों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। भले लोग कहते हैं कि हम सांसद चुनते हैं, वो सांसद एक अपना कैबिनेट बैठक करके सांसद अपना एक नेता चुनता है संसदीय दल का, पर ऐसा होता नहीं है। आप चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। चेहरे में देखें तो किसका ज़्यादा पुल है? राहुल गांधी का ज़्यादा पुल है या नरेंद्र मोदी का ज़्यादा पुल है? अगर ऑब्वियसली राहुल गांधी का ज़्यादा है। राहुल गांधी का ज़्यादा है, पर वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हैं तब? देखिए, अभी का जो माहौल हो गया, जैसे आपने बोला मुद्दों पे नहीं, जब मंदिर मस्जिद पे जब लड़ाई होगी तो फिर वो तो आप चेहरा तो पीछे रह गया, लेकिन जो हिंदुइज्म या फिर आप उस तरह की धार्मिक चीज़ें हैं वो उभर के सामने आ रही हैं। तो मुद्दा तो वही हुआ ना। तो चेहरा की बात अगर करेंगे अगर हम, तो मोदी का चेहरा किस में बना है? राम मंदिर। उनकी तरफ से ये दलील है कि हमने गुजरात में विकास किया और उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को बेचा, तब सत्ता में आए। अगर ऐसा होता तो फिर आप खुद आप देख लीजिए कि उस दिन जो उनका मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का जो गलत तरीके से वो पढ़ के बता रहे थे कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि ये लेंगे तो ये देंगे, तो ये क्या है? अगर विकास होता तो विकास की बात करते ना, कि किसी के छीन के किसी को छीन के देंगे, ये है मुद्दा। चुनावी चर्चा में आप क्या करेंगे? मेरे मतलब मेरी जो एरिया है, मतलब उसके आसपास कोई मतलब पार्क वार्क नहीं है जहाँ पे मैं खेल सकूं। पार्क है भी तो 5-10 किलोमीटर दूर है। कहाँ से रहते हैं आप? सगना मोड़। सगना मोड़ में रहते हैं आप? सगना मोड़ पे रहते हैं तो आप ये वाली शिकायत आपने किससे की थी? पेरेंट्स को बताया था कि यहाँ पार्क नहीं है, खेलने कहाँ जाएं? नहीं, मतलब पापा ही मुझे खेलने ले जाते हैं, तो वही कहते कि आसपास कोई पार्क नहीं है, हमें दानापुर स्टेडियम जाना होगा वगैरह वगैरह। तो उसी पे पापा ने आज कहा कि तुम वहाँ पे शिकायत करो। अच्छा, आप शिकायत करने आए? बड़ी अच्छी बात है। आप पापा हैं? आपने कहा था शिकायत करने के लिए? नहीं, असल में ये मेरी शिकायत करने के मूड में था, तो इसने कहा कि मैं सोने के मूड में, मैं शिकायत करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। क्या नाम है आपका दोस्त? सम्यक। सम्यक, बड़ा प्यारा नाम है आपका, सम्यक। देखो, ये तो है रही है चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा सीनियर लोगों की हो जाती है, जब आप वोट देना शुरू करेंगे तब सोचेंगे। लेकिन आपने अपनी एक बात उठाई है, इस बात को हम ज़रूर वीडियो में रखेंगे। पार्क की समस्या, और कोई समस्या नहीं? नहीं। पढ़ाई में कोई समस्या तो नहीं? नहीं। मन लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत लगता है। थोड़ा बहुत लगता है। अच्छा, चलिए, अच्छा है। जैसे पढ़ने का मन करे करिए, पढ़िए, खेलिए, कूदिए, ठीक है? चलिए। हाँ हाँ दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ विरोध हो ग्राउंड पे। हम भी ग्राउंड पे घूमे हैं और हम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक कई चीज़ों से नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने भी कुछ फील किया, हमने भी कुछ पढ़ा, हमने भी कई फीडबैक मिले, लोगों से मिले। तो यहाँ का क्या फीडबैक है? यहाँ क्या ओवरऑल बिहार से आपको किस तरह का फीडबैक अभी मिला है? देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के काम की जो है वो लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। लोग जो है बिहार को जो है चाहते हैं कि इसके बाद और आगे बढ़े। ये नहीं चाहते हैं कि 2005 से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में पहुंच जाएं। एक अंडर करेंट, जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया था, कि वो है महिलाओं के बीच में, महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेके जो है वो बहुत कॉन्शियस है। ये जो जगह आप बैठे हैं, यहाँ पे आप पहले नहीं बैठ पाते। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10 बजने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे मजमा नहीं लग पाता। तो लोगों के लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, साथ ही साथ जो है शांति व्यवस्था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोग चाहते हैं कि जो ये आगे जो है कि डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ना कि पीछे जाएं। डेवलपमेंट की तरफ जाएं, पीछे जाएं। ऐसा क्यों लगता है कि सर आपके पास ही आते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि लालू जी की छवि या उनके परिवार के बाकी सदस्यों की छवि या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की छवि जंगल राज से जोड़ दी जाती है? हालांकि ऐसी एक कोशिश नज़र आती है राजनीतिक क्लास में कि जेडीयू हो या बीजेपी हो, बार बार एक ही बात दोहराती है कि जंगल राज था, 2005 से पहले का बिहार किसी ने नहीं देखा, इन लोगों ने जंगल राज बना दिया, अराजकता थी, कानून व्यवस्था नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2005 के पहले स्थिति जैसा आप कह भी रहे हैं वैसी थी, और क्योंकि मैं उस पीढ़ी से आता हूँ जिसने वो चीज़ें झेली हैं। मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था 2005 से 10 का,
उसमें वाकई काम हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ सड़क और बिजली के नाम पे आप 15 साल तक सत्ता में नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने शुरुआती 5 साल जो काम किया उसको अगले 10 साल भुनाया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ एक समस्या मैं देखता हूँ कि उसमें काफ़ी बिखराव है। एक जो महत्वाकांक्षा है हर दल की, जैसे अभी इंडी गठबंधन की हम बात करें तो हालांकि राहुल गांधी जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे वो उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विक्शन की कमी दिखती है मुझे, और आपसी जो खींचतान इनके बीच है, क्योंकि हर किसी को सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी दिखती है। और रही बात बिहार की, तो यहाँ पे बिल्कुल जैसा कि आप अभी चर्चा भी कर रहे थे कि व्यक्तिपरक एक पूरा मतलब चुनावी परिदृश्य हम देख रहे हैं, लेकिन ये समस्या फिर विपक्ष के साथ भी है कि राहुल गांधी को ही चेहरा क्यों बनाया गया। चुनाव चेहरे पे चल रहे हैं, चुनाव चेहरे पे चला, उससे ज़्यादा ख़ास तौर पे इस बार के चुनाव में मुझे फील्ड में कुछ सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़्यादा की जा रही हैं। किसी बड़े नेता की आप एक रैली करा देते हैं, उस रैली भर से आपको ऐसा लगता है कि आपने क्षेत्र में लोगों तक पहुंच बना ली। पहले जैसा भी कैंडिडेट होता था, कम से कम वो लोगों के दरवाजे पे जाता था वोट मांगने, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो लोकतंत्र का जो कहते हैं कि एक मतलब उसमें एक छीजन आया है, मेरा ये मानना है, और इसके लिए दोषी पक्ष भी है, विपक्ष भी है। पक्ष भी है, विपक्ष भी है। आप चेहरे की बात कर रहे थे, तो आपके मित्र होंगे, लोग होंगे, आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं सर? मैं सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। सोशल सेक्टर से? मैं बच्चों के लिए एक संस्था है, वो काम करती है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों में यही होता है, सबसे बड़ा ना क्लीन स्लेट होता है, उनका दिमाग क्लीन स्लेट, जो लिख दिया उस पर छप सा जाता है। संभवतः वो पत्थर ही होता है, आप उसी समय तय करते हैं कि पत्थर पे क्या ऐसा लिखा जाए जिससे हमारा भविष्य बेहतर हो। तो बच्चों में बड़ी उत्सुकता रहती होगी ना, नेताओं के चेहरे देखते हैं, हर दिन टीवी पे देख रहे हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हैं, मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, ऐप में है, वहाँ चेहरे दिख रहे हैं। तो किस तरह के, किन को लेकर ज़्यादा उत्सुकता दिखती है बच्चों में? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो युवा वोटर है मतलब मुद्दों को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है उसमें मुद्दों की चर्चा बहुत कम है। वहाँ पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, उन चीज़ों की भरमार ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं युवा भी जो है कंफ्यूज्ड है, युवा कंफ्यूज्ड है। मेरी व्यक्तिगत सोच है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बेरोज़गारी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, तो पक्ष के भी अपने तर्क हैं जो कुछ हद तक जायज़ हैं, विपक्ष के भी अपने तर्क हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिस तरह की बहस होनी चाहिए और एक स्वस्थ परंपरा जो पहले हुआ करती थी, तो उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। जी। अच्छा, हम आएंगे सम्यक के पास। सम्यक, हम जब बात कर रहे थे, बड़ी जरा बैठने दिए, प्यार से बात करें सम्यक से 2 मिनट के लिए। सम्यक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास। 3rd क्लास में। तो क्या कहते हैं, कहाँ है स्कूल, कौन सा है आपका? द त्रिभुवन स्कूल। हाँ, द त्रिभुवन स्कूल। द त्रिभुवन स्कूल, ये सगुना मोड़ पे ही है क्या? उसी तरफ है? हाँ। सगुना मोड़ के पास है। हाँ? कब होती है स्कूल की क्लास, कब लगती है? अभी तो गर्मी छुट्टियाँ होंगी। हाँ, स्कूल की क्लास 6 बजे से लेकिन 8 बजे 9 बजे तक। 9 बजे? सिर्फ 3 घंटे? तब तो मौज है। उसके बाद खेलते हो 9 बजे के बाद? नहीं, 9 बजे के साथ बाद में घर आता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ, फिर मैं सोने जाता हूँ। मैं शाम को खेलता हूँ। शाम को खेलते हो? और शाम को पापा को तंग करते हो कि पार्क चलिए, जो पार्क दूर है? पापा को तंग करता हूँ। पापा को तंग करते हो? और मम्मी को भी तंग करते हो या सिर्फ पापा को तंग करते हो? सिर्फ पापा। सिर्फ पापा को तंग करते हो। और तुम अकेले हो या घर में छोटा भाई बहन कोई है? अकेला हूँ। अकेले हो आप अकेले हो, तो मतलब बोला एक छत्र राज है ना, मतलब अपने कमांड पे सबको रखा हुआ है। हा? और कोई शिकायत? तुम आपने पार्क के बारे में बताया कि पार्क बहुत दूर है, पार्क बन जाना चाहिए। और कौन सी शिकायत है आपकी? और कोई नहीं है। कोई नहीं है? पढ़ाई में एकदम बहुत बढ़िया मौज है? हाँ? बहुत कम पढ़ाते हैं क्या बच्चे? तो शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं। नहीं, इस बार का हॉलीडे होमवर्क मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कर ही नहीं पा रहे हो? क्यों? क्योंकि मतलब रोज़ पापा के कोई पापा को जाना होता है तो वो मुझे भी साथ ले जाते हैं, और रात
और 24 घंटों का टाइम होता है, 24 घंटे उसमें सब पहले ही मेरे 12 घंटे निकल जाते हैं और बाकी 12 घंटे में सोता हूँ। बाकी लोग सरकार की शिकायत कर रहे थे, ये अपने पापा की शिकायत कर रहे हैं कि पापा जहाँ घूमने जाते हैं हमें साथ ले जाते हैं, हमें पढ़ने नहीं दे रहे। पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में अब इसको एक मौका मिला है आपके सामने मेरी शिकायत करने का, तो डर नहीं लगता पापा से? घर में कोई डांटते वाटते नहीं है पापा? पापा तो मारते भी हैं। मारते भी हैं? अरे बाप रे, कैमरे पर आप जेल जाएंगे भाई साहब, आपको जेल ये भिजवाएगा। मारते भी हैं आपको पापा? और कुछ? और कुछ नहीं। और कोई शिकायत नहीं, मतलब मम्मी आपकी पार्टी में है, मतलब मम्मी आपके खेमे में है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, वो भी? बिल्कुल नहीं। अरे सम्यक, तुम तो बहुत गंदा फंस गए दोस्त। कोई भी आपकी पार्टी में नहीं है, कोई भी आपके खेमे में नहीं है। चलिए, ये टिपिकल वोटर की तरह भी बात कर रहा है कि हम आपके साथ भी, हम आपके साथ भी हैं। हाँ। अब वोट किसको देंगे ना आप जानते हैं ना आप जानते हैं। चलिए, बढ़िया समय, चलो एंजॉय करो दोस्त, बढ़िया से पढ़ो, खेलो कूदो दोस्त, ठीक है। हम आते हैं थोड़ा सा ना, संतोष सर कहाँ गए? आइए सर। ये लोगों ने इन लोगों से बात की, इन लोगों का ऑब्जर्वेशन कुछ और है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अलग है। शुरुआत आपसे हुई थी, इधर आइए आप लोग जरा पास आ जाइए, बैठे हुए तो घूमने। हाँ हाँ हाँ, आप सबसे ज़्यादा अनिश जी आप विरोध किए थे, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इतर अलग था। इनका कहना है कि एक अंडर करंट है, सत्ता के खिलाफ है, जो कोई समझ नहीं पा रहा है। वो महिलाओं में भी है कि आपको लगता है कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, पर महिलाओं के अंदर ज़्यादा आक्रोश है। कई आंदोलन हुए हैं, चाहे वो CA NRC वाला आंदोलन हो या आंगनवाड़ी और ये कौन सी एक और आशा, इनसे जुड़ी महिलाएं सड़कों पे उतरी, तो उसका अंडर करंट है जिस कारण से वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है। आप मतलब हम कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, एक्टिविस्ट और पत्रकार में फ़र्क होता है ना। हाँ, अनिश जी एक्टिविस्ट हैं। अच्छा। उनके उस आंदोलन को हमने देखा है ना, आशा कार्यकर्ता को बड़ी पुलिस पिटाई किया था, FIR दर्ज कर दिया था, आंगनवाड़ी वाले सबको भी ये किया। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं देखते हैं कि सरकार पिटाई जरूर किया, उसके 1 महीने के अंदर उसका मानदेय बढ़ा दिया। समझ गए ना, उसका मानदेय बना दिया। इनको आइडिया नहीं है कि बिहार में जो जीविका दीदी है, ये आशा कार्यकर्ता और बाकी लोगों से बहुत बड़ी आबादी और फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है जीविका दीदी, जो सरकार के लिए काम करती है। उसके बाद बिहार में 2 दलित बस्ती में 2 लोगों को सरकार एम्प्लॉयड नौकरी दी हुई है, टोला सेवक। उसका 11,000 वेतन था, ठीक चुनाव से पहले 25,000 कर दिया। और उस टोला सेवक का काम इतना ही है कि सरकार का जो योजना है ना महादलितों के लिए, उसको घर घर पहुंचा देना है। ये किस सरकार, केंद्र सरकार से या बिहार सरकार? बिहार सरकार की। और तामिल मरकज, मतलब मुसलमान महिला जो है मुस्लिम मोहल्ला में है, और जो दलित है वो दलित मोहल्ला, हर जगह समझे कि हजारों में बहाल है। और उसका सैलरी चुनाव से ठीक पहले 11,000 था, उसको 25,000 कर दिया है। तो ये एक्टिविस्ट है, इनको उस चीज़ पर नज़र नहीं गया कि पैसा का क्या खेल हो रहा है। और देखिए, एक और बड़ी बात है कि यहाँ मैट्रिक पास कीजिए 10,000 रुपया मिलेगा लड़कियों को, चाहे कोई जात का है नहीं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट पास कीजिएगा तो 15,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन पास कीजिएगा तो आपको 25,000 मिलेगा। हाँ, हम करेंगे इस तरीके से। BPSC और UPSC का अगर PT कम्पीट किए तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा कोचिंग करने के लिए। जो मॉडल आज देश में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, 2005 में नीतीश कुमार जब आए तो उस मॉडल को लागू कर दिए। एक स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, आप समझ जाए, जिस समय में नाम लिखाया उसको 50 रुपया स्कॉलरशिप भी मिलता है हर महीने, वस्त्र फ्री, भोजन फ्री, किताब फ्री, और जो बस्ता आजकल कहते हैं ना, आजकल वो भी देना फ्री कर दिया है। बिहार में अभी चुनाव से पहले अंडा खिला के सबको पीट किए हुए हैं। अंडा खिला के ठंडा आया तो कहा कि इसको अंडा खिलाइए, अंडा खिलाइए मिड डे मील में। हाँ, मिड डे मील में अंडा जोड़ दिया। अभी दूध खिला रहा है, दूध भी हाँ, अभी दूध खिला रहा है। तो क्या ये चीजें, मतलब इनका इम्पैक्ट होता है चुनाव में, हम लोग चाहे इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। सर का तो ऑब्जर्वेशन थे कि ये दूसरे तरह से इनकी पूरी रीडिंग अलग है, इनकी पूरी आपसे, आपकी अलग है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनीत है। आप पूरे चुनाव में जो महिला परसेंटेज की बात हो रही है, आप भी गांव घूम रहे हैं, गांव में सिर्फ बच्चे, बड़े बच्चे हुए हैं और नहीं तो बूढ़े बच्चे हुए हैं। पूरी नौजवान पीढ़ी का या तो एजुकेशन के लेकर पलायन है, नहीं तो रोजगार को लेकर पलायन है। अब पलायन का कोई ठोस आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। आप चले जाएं, कोई इंटरसिटी एक्सप्रेस सहरसा मधेपुरा रूट की जाकर देख लें, जनरल डब्बे में कितने लोग बैठ के जा रहे हैं। गाँव में नौजवान नहीं है, महिलाएँ ज़्यादा हैं बची हुई,
इसलिए वहाँ का वोटिंग परसेंट उनका ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। ज्यादा हुआ। आपका ये ऑब्जर्वेशन है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका वोट किधर जा रहा है, हाँ। लेकिन वोटिंग परसेंट बढ़ने का कारण ये है कि पुरुषों का पलायन गांव से हो चुका है। अच्छा, आप यात्रा में देख सकते हैं ये बात हमने भी फील किया। और इस बार एक लोग कहते थे कि चुनाव के दौरान बड़ी आबादी आती थी वोट देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, टिकट कटा के, ट्रेन का टिकट कटा के वापस आते थे और वोट देकर जाते थे। वो उत्साह भी इस बार मिसिंग था, वो नहीं दिखा। ये बात। दोस्त, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिट्टू भारद्वाज। बिट्टू भारद्वाज, लॉ के छात्र हूँ। लॉ के छात्र। अरे, आप यूनिवर्सिटी में हैं। क्या है इधर मतलब पटना में तो ठीक है ना, 3 साल में डिग्री निकलता है ना यहाँ? सिर्फ आप बिहार का जो पुराना जो ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पूरब का, पटना यूनिवर्सिटी, उसकी भी आज हालत ये है कि 70% के आसपास टीचर नहीं हैं। एडहॉक बेसिस पर क्लासेस चल रहे हैं। किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर को उठा करके ला करके वहाँ चलाया जा रहा है, उस भरोसे चल रहा है। किसी पत्रकार महोदय ने कह रहा था कि आपको जो है कि बच्चों को जो है दिया जा रहा है स्टाइपेंड्स वगैरह, लेकिन स्टूडेंट तो हैं लेकिन टीचर नहीं हैं। आप जा करके तमाम विश्वविद्यालय जो हैं बिहार के, उसके जा करके देख लीजिए क्या हालात हैं। वहाँ जो है 4 साल में डिग्री अगर आप नहीं प्रमोट करते हैं, आप कंटिन्यू पास करते जा रहे हैं, तो 4 साल में डिग्रियां दिया जा रहे हैं। आपको प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है, तो प्लान तो करेंगे ना, ये तो मुद्दा है। टीचर्स नहीं हैं, कहाँ जाएंगे? जबकि और स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत जो है लंबे अरसों से ख़त्म किया हो गया है उसको। जबकि राज्य में और जो केंद्र में भी है, तमाम लोग वैसे भी हैं जो इसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की उपज हैं, और बड़े उसको सुनियोजित तरीके से उसको जो है बंद करके रखा गया एक लंबे अरसे तक, ताकि यहाँ से लोग न निकले, सवाल न करें सरकार से। तो इसका भी इम्पैक्ट अपना है। एक चीज़ बिहार के चुनाव को समझने के लिए मुद्दों को समझना ज़रूरी नहीं है। देखिए, बिहार में आप देखिए कि गठबंधन की राजनीति होती है। आप 2005 से देख लीजिए, सरकार में वही है जो गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही है, ठीक है। और ये जो गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं ना, उनका अपना कैडर वोटर है, ठीक है। अब आप लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को देख लीजिए आप, ठीक है। उनका अपना कैडर है, वो 17% 18% वोट शेयर उनका हर चुनाव में आता है। इट डजेंट मैटर कि उन्होंने पिछले जंगराज उनके वो समय में जंगलराज रहा है। सेम चीज़ भाजपा के साथ है, सेम चीज़ कांग्रेस के साथ है, और सेम चीज़ लोजपा के साथ। ये कांग्रेस का कैडर वोटर बिहार में बचा है? बिल्कुल है, बिल्कुल। और आप अगर आप 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव देखें, तो आप ये पाएंगे कि उनका कैडर बढ़ रहा है। कैडर बढ़ रहा है? हाँ, उनका कैडर बढ़ रहा है बिहार में। और आप अगर ये थोड़ा सा कुछ जर्नल्स भी निकले जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनका शिफ्टिंग आरजेडी से कांग्रेस हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम। ये आप खास करके मोहम्मद जावेद जी का किशनगंज से चुनाव जीतना, ऑल्दो वो टिकट गठबंधन में था इसलिए नहीं, उनके चुनाव पे आप उनको चुनाव को छोड़ दीजिए। मैं जनरल के आगे जो ओवरऑल सर्वे क्या कह रहा है कि कांग्रेस का जो कैडर है वो बढ़ा है पिछले चुनाव में। दूसरे, मैं ये इसलिए पार्टियों का कैडर इसलिए कह रहा हूँ कि ये कैडर डिसाइड करता है कौन पार्टी जीतेगा। अब आप 2019 का चुनाव देख लीजिए, जिसमें 3 मेजर पार्टी जेडीयू, भाजपा और लोजपा साथ में चुनाव ले रही है। चुनाव का इलेक्शन क्या हुआ? 39 ठीक है। लोजपा हटी और जो भाजपा और नीतीश कुमार साथ में लड़ रहे, और केवल ये जो चिराग पासवान अलग हुए हैं। आप देखिए इलेक्शन का क्या हाल हुआ। जो 22% का वोट प्रतिशत का जो अंतर था 2019 में, 2020 में शून्य हो गया। एनडीए और ये यूपीए बराबर 1 से 1.5% बराबर हो गया। तो आप सोचिए कि ये अचानक 20% का जो डाइवर्जन है, वो कैडरों का, ये वोटरों का ट्रांसफर नहीं है, मुद्दों पे है। 1 साल में इतना बड़ा ट्रांजिशन नहीं होता है, ये कैडर का ट्रांजिशन है, ठीक है। उसमें 2019 में पर मेरी समझ कहती है कि कैडर इतनी बड़ी चंक लेकर नहीं है। कैडर का चंक, वो तो वोटर ही टर्न पूरी तरह से बदलेगा ना। 20% का बदलाव सिर्फ कैडर के दम पर नहीं हो सकता। नहीं, यही देखिए 2020 और 19 का जो चुनाव है ना, ये पुराने पैटर्न को, खासकर 2019 का जो लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग है, वो पुराने पैटर्न पे बिल्कुल मैच नहीं करता, 2020 का मैच करता है। तो 2019 का ये जो चेंजेस है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 20% का ये चेंजेस नॉर्मल नहीं है। आप पूरा इतिहास देख ले चुनाव का, ये वेरिएशन नॉर्मल नहीं है। लेकिन 2020 में, तो 2020 में वो पैटर्न आप पुराने जो चुनाव से मैच कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, या 2019 रिपीट होगा या 2020 रिपीट होगा? तो आप ये मान के चलिए, अगर 2 से 20 रिपीट हो रहा है, विधानसभा रिपीट हो रहा है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान, आप देखिए चिराग पासवान 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर आखिर एनडीए की क्या मजबूरी थी कि उनको वापस जोड़ा गया, आप समझिए। तो वो समझ रहे हैं कि इनकी कैडर की मुझे जरूरत है, अगर नहीं, और ये कैडर लेके अगर 2020 रिपीट होता है, तो आप ये समझिए 60-40 का रेशियो एनडीए और 60-40 पे। 60-40। संतोष जी,
60-40 बोल रहे हैं, तो मतलब मैं आंकड़े नहीं लगाऊंगा, मतलब ये 60-40 बोल रहे हैं तो 24-16 की बात कर रहे हैं। 24 एनडीए हैं, 24-16 ठीक है। अभी एग्जैक्ट आंकड़े पे बात नहीं, 60-40 बोला उन्होंने। कहा कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या रेटिंग है? देखिए, जिस वोटर के बारे में हम चर्चा किए ना, एक और बात बता देते हैं कि बीजेपी का पन्ना प्रमुख आप समझते हो, उसका शक्ति केंद्र और विस्तार, इस बार चुनाव में व्यक्तिगत रूप से हमको अनुभव हुआ कि उनका सारा सिस्टम फेल था। सिस्टम फेल था उनका पोलिंग, मतलब जो बीजेपी का जहां उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, कम से कम उसका पर्ची लेके जरूर बीजेपी का कार्यकर्ता घर में पहुंच जाता था। इस बार ये नहीं हुआ, इस बार नहीं देखने को मिला, उसका कार्यकर्ता नहीं गया। संघ पूरी तौर पर साइलेंट था। हम बांका में थे तो संघ का जो एक पुराने स्वयंसेवक थे, उनके संजोग से उनका फोन आया, तो उनके डीपी में दीनदयाल उपाध्याय का एक ये लगा हुआ था कि पार्टी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उम्मीदवार सही नहीं है तो आप उनके खिलाफ वोट करके पार्टी को सुधारने का मौका दीजिए। तो आप समझ सकते हैं। और वो सिर्फ एक ही आदमी के डीपी में नहीं था, ठीक है ना। जब हम इस पर बात करने लगे उनसे, तो कहा कि सबके यही है, हम उसके गुलाम थोड़ी हैं। आपको हमने कैंडिडेट किसी को टिकट दे दीजिएगा, हम आपके उसके साथ चले जाएंगे। तो जेपी नड्डा वैसी नहीं कहा है। कुछ न कुछ चीज़ें, जब मुजफ्फरपुर में तो उनका उम्मीदवार था, मुजफ्फरपुर में भी हमको यही देखना है कि मुजफ्फरपुर में तो हमारे परिवार के लोग, संघ के लोग थे, चुनाव के दिन घर पर बैठे हुए थे, किसी के पर्ची देने नहीं गए। तो ये चीज़ें देखिए, हार जीत का जो जहाँ तक सवाल है, वो वही हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो महिला वोटर है ना, देखिए वो वही डिसाइड। अगर महिला वोटर में टूट हुआ तो फिर 25-24 नहीं 35-36 जाएगा महागठबंधन, तब इनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बेस वोट जो है ना दोनों का, देखिए एनडीए के वोट में जितनी टूट हुई है ना, वो हमको लगता है कि मोदी को पता है। सवर्ण टूटा है पूरी तौर पे, उनका बनिया वोट टूटा है, उनका पिछड़ा वोट टूटा है, अति पिछड़ा वोट टूटा है, उनका दलित वोट टूटा है। वो ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसे पोजीशन से पर थे कि जहां से लूज ही कर सकते हैं, गेन करने की संभावना। वही सिर्फ महिला वाली बात है और बाकी कोई बात नहीं। एक चीज ध्यान रखना, अगर 2019 रिपीट हो रहा है, अगर 2019 का जो वोट प्रतिशत एनडीए ने लेकर आए थे, वो अगर वो आ रहा है तो फिर ये कहानी कुछ और हो सकती है। और क्योंकि अगर आप 2019 का अगर देखेंगे चुनाव का आंकड़ा, हर लोकसभा का, तो दोनों पार्टियां में 20 से 10% से 20% का वोट डिफरेंस। जगहों पे विनिंग कैंडिडेट को 50% से ज्यादा मत आया है, ज्यादा मैक्सिमम जगहों का। केवल अगर जहानाबाद छोड़ दे और जो किशनगंज में इवन आपका पाटलिपुत्र, यहाँ भी मार्जिन 35,000 के आसपास, 35,000 का था, और वो आपका एएमएम ने टफ बना दिया किशनगंज, अदरवाइज वो भी कांग्रेस हार सकती थी। तो इस बार क्या होगा? जी और संतोष जी जो दोनों बात कर रहे हैं, विनीत जी कह रहे हैं कि पलायन किया, उसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास खूब डेटा है, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो सरकार सबको बुलाई थी, तो सबके अकाउंट में 1,000 रुपया गया था। उस समय उसका एक डेटाबेस तैयार हुआ था। तो नीतीश जी को लेना बीजेपी की मजबूरी ही नहीं है, एकदम जरूरी भी है। अगर नीतीश जी नहीं रहते, अब जैसे मदरसा के स्कूलों में टीचर को सरकारी किया गया, ये मतलब सारे चुनावी तिकड़म भिड़ाए गए हैं पूरी तरह। अभिषेक दोस्त, आप आए नहीं पहले, हम आपसे जानना चाह रहे थे। एक चर्चा शुरू हुई, 4-5 हॉट सीटें हैं, एक तो काराकाट है, वहाँ हम गए हैं, वहाँ क्या होगा हम नहीं कह सकते, वोट आएंगे नतीजे आ जाएंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी है, पर वो हम शेयर नहीं करेंगे। पर आप एक सीट के बारे में अच्छा काम किए हैं, एक हॉट सीट और है बेगूसराय, बड़ी चर्चा होती है, क्या हो रहा है बेगूसराय में? बेगूसराय में इस बार हमको परिवर्तन दिख रहा है। हालांकि ये चर्चा रहती है कि पिछले बार का अंतर बहुत ज़्यादा है, उसको पाट पाना मुश्किल है, 4 लाख का फर्क था। वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे काफ़ी अलग है। वहाँ का जो चुनावी जो चर्चा में ये था, वो गिरिराज के अगेंस्ट में वहाँ पे बीजेपी के लोग भी हैं, जेडीयू के लोग भी हैं, और महागठबंधन के पक्ष में जिस तरह से जनभार है, उससे ये लगता है कि 1.5-2 लाख से अवधेश राय वहाँ से जीत रहे हैं। 1.5-2 लाख से। हम एक सीट को लेकर और बड़ी बात हो रही थी, एक सीट और था अनिश, छपरा की भी बहुत चर्चा। छपरा तो वोटिंग पड़ने के बाद भी खबरों में रहा कई दिनों तक, और अभी भी खबरों में है। उसको लेकर किस तरह का फीडबैक मिला है छपरा को लेकर? मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी हार जाएंगे। वो देखिए, इसलिए कि 10 साल से वो लगभग सांसद हैं, और इस बार ये रोहिणी एक नया चेहरा, इतना गुस्सा था उनके खिलाफ। वो आदमी, उसके बारे में है कि वो अपने वोटर से हाथ मिलाता है तो जाके हाथ धोता है। वो उनके बारे में ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है, और पिछले 10 साल से वहाँ पे वो सांसद भी हैं। और ये भी जानिए उनके बारे में ये है कि वो किसी गांव में नहीं जाते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं,
सुनते नहीं हैं। छपरा में जो विशेष बात है, जो मैं बार बार कह रहा था कि एक ग्राउंड लेवल का एक अपसर्ज है, एक एंगर है, और ये एंगर जो है अच्छा, अब इसको हम ये एंगर वाली बात आपकी समझ गए। उन्होंने 60-40 दिया। संतोष जी कहते हैं कि अगर 10% जो महिला वोटर है, अगर उसका स्विंग महागठबंधन गया तो 60-40 नहीं हो रहा, वो 80-20 हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आप शेयर के हिसाब से बताएं। संतोष जी, चुनाव अरिथमेटिक नहीं होता है। दिल्ली में 1991 के बाद ये जो कुछ संस्थाएं हैं दिल्ली की, ये जाति का इतना वोट, ये जाति का, उसके आधार पर तुलना करती हैं कि महिला इधर चल जाएगी। ये ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता, असल चुनाव में नहीं होता। बुनियादी चीज़ नैरेटिव होती है, पॉलिटिकल नैरेटिव। भाजपा और ये एनडीए वो नैरेटिव लूज कर चुका है। वो एक डिक्लाइन, कहे कि पतनशील वो उसका नैरेटिव है। इसका अभ्युदयशील नैरेटिव है। अभ्युदयशील नैरेटिव मतलब ये उम्मीद लेके आया, होप लेके आया है। और एक बात याद रखिए कि महिला उधर है, फलां जाति के, ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जो आया है उसने सब चीज़ को खांचे में देखने की आदत बनाई। असल ऐसा होता नहीं है। बुनियादी चीज़ है पॉलिटिक्स इन कमांड, और कमांड पॉलिटिक्स में इंडिया के पास है, वही आगे आएगा। इन्होंने एक चीज़ और कहना चाहेंगे, देखिए हमेशा ये बात ये बात हो रही है कि पब्लिक जो है नाराज़ है, ठीक है। देखिए खासकर भाजपा जो समर्थक है, अभी जो बात हो रही है इसलिए कि जो भाजपा के सपोर्टर है ना, वो भी ये बात कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नाराज़गी तो सही है, मान लिया कि नाराज़गी है, वो नाराज़गी बूथ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बात है। इसमें मुझे शक है। वही है, सब कोई बोलते हैं कि यार हमारे सांसद ने पिछली बार काम भी नहीं किया था, मोदी जी का चेहरा देख लिया। CSDS के लिए फील्ड रिपोर्टिंग की थी, पोस्ट पोल किया था सासाराम और छपरा में, वोटरों से मिला हूँ, बात किया हूँ। इस बार नहीं, पिछले 15 की बात बता। उनका ये नेचर होता है, वो कहेंगे कि भाई भाजपा के वोटर जब महागठबंधन से अलग हुए थे, नीतीश कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वोट तो भाजपा को देंगे। इसका फिर क्या मतलब है? नाराजगी है मोदी से, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता अगर वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाती नाराजगी तो। अनीश भाई ने अपनी बात जब रख रहे थे, उन्होंने एक बुनियादी बोली ना, बुनियादी बात यही है कि 4 जून को नतीजे आएंगे। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा 4 जून को तय हो जाएगा। तब तक माहौल बनता रहेगा, इसी तरह से चुनावी चकल्लस होते रहेंगे। अभी बिहार में जहां पर लल्लन टॉप की टीम है, 8 सीटों का चुनाव बाकी है, और ये आखिरी 3 चरण 4 चरण ऐसे थे जहां के लिए पर बीजेपी के लिए दावेदारी ज़्यादा थी। बीजेपी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ था, उसके ज़्यादा उम्मीदवार थे। अब बीजेपी कैसे पुल करती है, किस किस्म का रिजल्ट पाती है, ये जनता को तय करना है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।